नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। राज्यों की जंग हरियाणा में आपका स्वागत है, जहां पर आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। 90 सीटों वाली विधानसभा के लिए 5 तारीख यानी शनिवार को वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा के वोटों की गिनती के साथ नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो इस राज्य में सभी दल अपनी पूरी ताकत लगाने में जुटे रहे। बीजेपी की सरकार राज्य में पिछले 10 साल से है। इस साल हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिस तरह से बीजेपी ने प्रचार किया। बीजेपी की सरकार राज्य में 10 साल से है। इस साल मार्च में नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे पहले 2014 से लगातार मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे। आज यहां पर प्रचार किया उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के लिए प्रचार किया। उधर कांग्रेस के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जमकर प्रदर्शन किया। हाल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के सीट बंटवारे को लेकर मनमुटाव को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। आज चुनाव से 2 दिन पहले अशोक तंवर को वो कांग्रेस पार्टी में वापसी हुई है। वे प्रमुख दल चेहरा और साथ ही पूर्व राज्य कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हुआ। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी रैली की। तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी के लिए चुनावी प्रचार किया है। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण चुनावी मैदान में हैं। साथ ही प्रदेश में इनेलो, बसपा और हरियाणा लोकहित पार्टी का गठजोड़ है। तो हरियाणा में जीत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद होने वाले महाराष्ट्र, झारखंड और उसके बाद दिल्ली के चुनावों पर इन नतीजों का असर पड़ेगा। तो किसान, पहलवान, जवान का क्या रुख रहेगा, अहम होगा। तो आइए आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, राहुल गांधी को और आतिशी को। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने दलितों का, महिलाओं का, बेटियों का अपमान किया था, जिसने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने भ्रष्टाचार के कारण नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही कांग्रेस है जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। ये वही कांग्रेस है जिसने विकास से आपको वंचित किया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, ड्रग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, माइनिंग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, कैटल माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, वन माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लिप्त माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है। और इसीलिए माफिया का उपचार केवल भाजपा है, केवल भाजपा। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैलाते हैं। नफरत को मिटाना है भाइयों और बहनों। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है। नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं। ये बीजेपी की ए, बी, सी, डी, ई, एफ टीम्स है। इनको आप समर्थन मत दीजिए। कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दीजिए और यहां बीजेपी की सरकार को हटाने का काम कीजिए। अगर इस देश में कोई एक नेता है जो एक गरीब आदमी की, एक आम आदमी की, एक किसान के परिवार की, एक मजदूर के परिवार की समस्या समझता है, उनका दर्द समझता है, तो वो एक आदमी आपके हरियाणा का लाल और आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल है, जो एक आम आदमी की, एक गरीब आदमी की समस्या और परेशानी समझता है।
और इस पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ नीरजा चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, संजय कुमार, सह निदेशक लोक नीति CSDS हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों समय जुटाकर जुड़े हैं। पहले नीरजा जी आपसे, शनिवार को यहाँ पर वोट पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस समय अगर मैं आपसे पूछूं क्या आंकलन इस राज्य को लेकर? देखिए, अगर एक लाइन में मैं कहूँ आंकलन क्या है, और मैं अभी हरियाणा से लौटी हूँ 5 मिनट पहले, वो है कि कांग्रेस फ्रंट रनर है, क्लियर फ्रंट रनर है। अब कितनी सीटें आती हैं, कोई कह रहा है 50, 55, 60, 65, वो तो देखने लायक चीज़ होगी 8 तारीख को। तो ये बहुत अहम बात आपने फ्रंट रनर बोला है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि काफ़ी अच्छा कांग्रेस प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि 10 साल से बीजेपी की सरकार है। संजय, आप इस समय क्या बोलेंगे आगे बढ़ने से पहले, अगर इस समय आकलन की बात हो, या आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मैं नीरजा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें कोई दो मत है ही नहीं है, कोई शक शुबह नहीं है कि कांग्रेस फ्रंट रनर है। कांग्रेस की ने बीजेपी के ऊपर बड़ी बढ़त बनाई हुई है। अब सवाल यही है, जिस सवाल को उठाया नीरजा जी ने भी, कि अब सीटों का आकलन हो रहा है कि क्या कांग्रेस 50 लाएगी, 60 लाएगी। कहीं भी 50-60 के बीच में कहीं भी टिके, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। अच्छा, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है, ये आपका कहना है। नीरजा जी, आज ही अगर हम खेमे दर खेमे बात करेंगे, अगर हम पहले कांग्रेस खेमे की बात कर लें, क्योंकि वहाँ से एक अहम तस्वीर आई। बीजेपी में हमने देखा कि 2 मुख्यमंत्री अन्य राज्यों के प्रचार करने पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस खेमे से खबर ये आई कि किस तरह से अशोक तंवर, जो एक समय कांग्रेस में होते थे, आम आदमी पार्टी में भी गए और फिर आज फिर कांग्रेस में शामिल हो गए, बड़ा चेहरा रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। और ये भी खबर आई कि दिल्ली में किस तरह से कुमारी शैलजा ने मुलाकात की है सोनिया गांधी से। तो अगर कांग्रेस खेमे में आज क्या हो रहा है, वो बात अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएं। देखिए, शैलजा जी जब एक सप्ताह के लिए बहुत शांत हो गई थी और कहा जा रहा था वो सल्व कर रही हैं, तो कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा डगमगाया था। फिर वो रैली में गई जो राहुल गांधी ने एड्रेस की, BS हुड्डा भी वहीं थे। उसके बाद थोड़ा संभल गई स्थिति। आज मैं खासकर साउथ हरियाणा में अहिरवाल रीजन में दलित बस्ती में गई और काफी लंबी बातचीत हुई। तो वो मान रहे हैं कि नॉन जाट CM होना चाहिए। वो कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री के रूप में दलित देख रहा है और कुछ OBC भी देख रहा है। तो ये हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि जाट एक जम के निकला है कांग्रेस के फेवर में इस बार। वो किसान के मुद्दे पे था, वो पहलवान के मुद्दे पे था, और काफी समय से। और जब जाट निकलता है ना, तो वो बहुत अपनी आवाज बुलंद करता है, डंके की चोट पे कहता है कि मैं इसके खिलाफ हूँ और इसका हिमायती हूँ। तो वो क्लियरली उसने प्रेफरेंस अपनी कांग्रेस के लिए जाहिर की है। तो 10 साल से जाट CM नहीं रहा है, और ये बहुत रंजिश रही है जाटों में। वो आज बात भी करते हैं। आज भी अगे जाट गांव में जब मैं बैठी थी, तो उन्होंने ये कहा, जब वो वोट दे रहे हैं तो सिर्फ MLA के लिए वोट नहीं दे रहे, वो चीफ मिनिस्टर के लिए, जाट चीफ मिनिस्टर के लिए भी वोट दे रहे हैं। तो अगर ये बहुत बड़ी दुविधा होगी, क्योंकि दलित कहता है कि हम चाहते हैं, और दलित समाज बहुत नाराज हो जाएगा अगर शैलजा को नहीं बनाया जाता है। तो ये बहुत दुविधा होने वाली है हाई कमांड के लिए कि किसको चूज करेंगे। और अगर शैलजा को करते हैं तो जाट, जो वैसे भी वंचित रहा है लीडरशिप रोल से पिछले 10 सालों में, वो नाराज होगा, वो रिवोल्ट कर सकता है। और यहाँ नहीं करेंगे तो दलित नाराज होगा, उसकी रैमिफिकेशंस है नेशनल। तो कांग्रेस जीत की तरफ तो बढ़ रही है, लेकिन कई चुनौतियां उसके सामने आएंगी जब सरकार बनाने का सवाल आएगा। बिल्कुल, चुनौतियां कई कांग्रेस के सामने आएंगी। संजय जी, अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने इस साल ही मार्च में एक नया मुख्यमंत्री चेहरा वो लेकर आए, वो भी तमाम प्रचार कर रहे हैं, हम देख सकते हैं ये तमाम तस्वीरें, और जो मैनिफेस्टो है उस पर भी आएंगे। लेकिन क्या वहाँ पर इस तरह की टसल है? क्योंकि कुछ ऐसे नेता हैं, राव इंद्रजीत की बात अगर कर लें, मुख्यमंत्री पद की दौड़ वहाँ पे भी कम नहीं हुई है। भले ही एक समय लग रहा था कि बिल्कुल बीजेपी पिछड़ जाएगी, लेकिन उसने काफ़ी अपनी वो भरपाई की है।
तो वहां पर भी जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, कई जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि हाँ हम सीएम पोस्ट ले लेंगे। तो चुनौतियां सरकार बनाने की वहां पे भी कम नहीं है। प्रधानमंत्री भी जब गए उन्होंने भी प्रचार किया, उन्होंने भी कहा कि भाई तीसरी बार सरकार बनाएंगे। हालांकि नेताओं का आश्वस्त करना होता है कार्यकर्ताओं को, लेकिन उस लिहाज से बीजेपी खेमे का आपका असेसमेंट? देखिए, दावेदारी तो जिस तरह से कांग्रेस में है, बीजेपी के अंदर में भी चीफ मिनिस्टर के पद के लिए दावेदारी है, लेकिन वो दावेदारी का स्वर उतना मुखर इसी के लिए नहीं है क्योंकि शायद ईमानदारी से बीजेपी के नेता ये समझते हैं कि दावेदारी तो भले कर लें, लेकिन उस दावेदारी का कोई ज्यादा महत्व नहीं है क्योंकि बीजेपी की सरकार बनाने की स्थिति कम दिखाई पड़ती है। बीजेपी सूरत में नहीं दिखती जिससे वो सरकार बना सके, चुनाव जीत सके। कांग्रेस के अंदर में ये स्वर ज्यादा मुखर है क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को लगभग ये भरोसा हो गया है कि सरकार तो कांग्रेस की ही बन रही है, तो अगर सरकार कांग्रेस की बन रही है तो दावेदारी मुखर रूप से पेश करनी होगी। अंतर बस यही है। लेकिन बीजेपी के अंदर में भी आपने जो 3-4 अनिल विज का नाम है, पुराने वाले मुख्यमंत्री अनिल खट्टर जी हैं, वो भी अपने आप को इस रेस में मानते होंगे। अभी जो सैनी साहब है मुख्यमंत्री, वो हैं, राव इंद्रजीत सिंह हैं। तो तमाम 4 दावेदार तो उधर भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, स्वर मुखर नहीं है क्योंकि बीजेपी के सरकार में आने की सूरत कम दिखाई पड़ती है। बिल्कुल। अगर नीजा, अगर मैं बात करूं, एक और जो 2-3 और पक्ष हैं, पार्टियां हैं, राहुल गांधी को हम सुन रहे थे अभी, वो कह रहे हैं बस बीजेपी और कांग्रेस ही है और जो छोटे छोटे दल हैं वो बीजेपी को ही सपोर्ट करें। लेकिन आम आदमी पार्टी, आतिशी को हमने देखा, संजय सिंह गए प्रचार करने के लिए, दुष्यंत चौटाला लगे हुए हैं, चंद्रशेखर चुनावी मैदान में। हम उनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे कैसे ये जो छोटी पार्टियां हैं ये भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने हाथ छोड़ दिए हो, बिल्कुल ये भी पूरा दमखम से प्रचार कर रही हैं, अपनी दावेदारी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन नहीं बना। नीजा, क्या ये जो दल हैं, भले ही छोटे दल हैं, लेकिन इनकी इस समय क्या भूमिका या क्या असेसमेंट, कितना ये इन 2 बड़े दलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फायदा पहुंचा सकते हैं? देखिए, मेनली तो हैं अभय चौटाला, जिनके साथ बसपा जुड़ी हुई है। इनका कहा जा रहा है कि थोड़ा रिसर्जेंस, ये सारे ये जो 2 हैं, चाहे जेजेपी है चाहे अभय चौटाला के आईएनएलडी है, ये पुराने देवीलाल के परिवार से हैं। 87 में आपको 89 में आपको याद होगा कि देवीलाल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तो और पहले चीफ मिनिस्टर थे। तो उनके परिवार आज तो 5वां वंशज, उनका जनरेशन सामने आई है। जो 5th है वो तो बहुत छोटा बच्चा है, पर उसका भी जिक्र किया जाता है आगे पॉलिटिकल रोल को लेके। खैर, अभय चौटाला बीएसपी के साथ और दुष्यंत चौटाला जेजेपी जिनकी पार्टी है, वो चंद्रशेखर आजाद के साथ अलाइन किए हैं। दोनों ने दलित पार्टियों के साथ अलाइनमेंट किया है। तो जो अभय चौटाला की आईएनएलडी है, उसको कहते हैं 2-3-4 सीटें शायद वो जीत जाए एक एरियाज में। सोना में है, मुझे लगता नहीं सोना में जीतेगी, पर सिरसा के अगल बगल जो सीटें हैं वहाँ कहा जाता है। जहाँ तक जेजेपी का सवाल है और चंद्रशेखर आज़ाद का सवाल है, लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल होगा उनके लिए एक सीट भी पाना, क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। आम आदमी पार्टी कूदी है पर बहुत लेट कूदी है। लेकिन मैं हैरान थी, जो 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में मैं गई, आम आदमी पार्टी कहा जा रहा था 10 से 20 हज़ार वोट तो ले जाएगी, काटेगी। मतलब अगर इतने कुछ दिनों में इतना करेगी। और एक गेटेड कॉलोनी में एक परिवार में मैं गई, ये बहुत हैरानी की बात है, हस्बैंड वाइफ दोनों 90 साल से ऊपर हैं और उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने घर आके उनसे वोट दिलवाया। ये भी एक बहुत सहूलियत इसी कर रहा है। तो हस्बैंड ने कांग्रेस, दोनों चेंज चाहते थे, हस्बैंड ने कांग्रेस को वोट दिया और वाइफ ने, जो 90 ईयर ओल्ड, मैंने कहा आपने किसको दिया, तो बोले मैंने आम आदमी पार्टी को दिया क्योंकि कुछ मैं नया चाहती हूँ। अब आम आदमी पार्टी शायद अकाउंट भी नहीं खोलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकता है 1 सीट जीते। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस नज़रिए से कुछ लोग उनको देख रहे हैं। फैक्टर नहीं होने वाली है वो, लेकिन शुरुआत कर रही है। मान लीजिए अरविंद केजरीवाल को 3-4 महीने पहले छोड़ दिया होता, तो शायद वो, क्योंकि हरियाणा के हैं, शायद कुछ थोड़ा बहुत और फर्क होता है, बट हवा बेसिकली कांग्रेस की तरफ ही बह रही है। ठीक है, आपने हवा की बात की, आइए मैनिफेस्टो को देख लेते हैं। हालांकि हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए कांग्रेस
आपको बता दे कह रही है कि भाई 2,000 रुपये देगी तो बीजेपी कह रही है 2,100 रुपये देगी। रसोई गैस पर कांग्रेस बीजेपी 500 रुपये की बात कर रही है सिलेंडर पर। मुफ्त बिजली कांग्रेस दे रही है, बीजेपी कांग्रेस कह रही है 300 यूनिट फ्री देगी, लेकिन बीजेपी ने वायदा नहीं किया। सरकारी नौकरी पर कांग्रेस बीजेपी 2-2 लाख की बात कर रही है। मुफ्त इलाज पर 25 लाख तक मुफ्त इलाज, बीजेपी कह रही है 10 लाख तक मुफ्त इलाज। एमएसपी पर कांग्रेस कह रही है कानूनी गारंटी, बीजेपी कह रही है 24 फसलों पर। अग्निवीर पर कांग्रेस वादा नहीं कर रही है, बीजेपी सरकारी नौकरी की बात कर रही है। आवास पर कांग्रेस 100 गज जमीन की बात कर रही है, बीजेपी 3.5 लाख रुपए, 5 लाख का घर जैसे कांग्रेस कह रही है। तो शहरी ग्रामीण ये तमाम ये वायदे हैं, हम देख सकते हैं जो ये सामने आए हैं। संजय जी, जो एक तरफ रेवड़ी कल्चर की निंदा की जाती है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो हम देखते हैं तमाम राजनीतिक दल लोगों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आप तो तमाम सर्वेस करते हैं, क्या इसका असर कुछ फैक्टर इन होता हुआ दिख रहा है आपको? विधि, आपने जिक्र किया कि अब तमाम पार्टियां, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे तमिलनाडु का हो, दिल्ली का हो, बिहार का हो, किसी राज्य के चुनाव को देख लें, तमाम पार्टियां इस तरह की घोषणाओं का सहारा लेती हैं। क्यों लेती हैं? ऑब्वियस है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव हमने देखा जिन लोगों को इन स्कीम का फायदा होता है उन लोगों का वोट ज्यादातर रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाता है। ऐसा नहीं होता कि जिन लोगों को फायदा होता है स्कीम का वो सारे के सारे रूलिंग पार्टी को वोट देते हैं और जिनको फायदा नहीं होता वो सारे पार्टी के खिलाफ देते हैं। लेकिन बहुत सीधा ट्रेंड देखने को मिलता है अब, जिन लोगों को फायदा, जिन परिवारों को फायदा मिला, उनके वोट का झुकाव रूलिंग पार्टी के पक्ष में होता है। यही कारण है कि तमाम पार्टियां आजकल घोषणाएं करती हैं, और आपने अभी कांग्रेस और बीजेपी की घोषणाओं का जिक्र किया, ये तो बिल्कुल लगता है जैसे कट पेस्ट है। कहीं 2,000 है तो उसको 2,100 कर दिया, 25 लाख है तो 10 लाख कर दिया। तो एक जैसी घोषणाएं दोनों पार्टियों ने की है। मुझे तो लगता है वोटरों के मन में दुविधा हो जाएगी और कंपेयर करना पड़ेगा, जैसे कंपेयर करते हैं चीजों को कि भाई आखिर किसकी घोषणाएं सबसे बेहतर दिखाई पड़ती है। बिल्कुल, शायद नीरजा लोग समझदार भी हैं, वो जानते हैं कि एक मैनिफेस्टो होता है और कब तक ज़मीन पर लागू होता है, ये बड़ी बात है। लेकिन छोटे दल हैं, वो भी वादा कर रहे हैं, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी है दिल्ली में जो उसका प्रशासन रहा है, पंजाब में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हरियाणा में जिस तरह से आपने बताया कि वो एक फैक्टर इन हो सकता है, हालांकि सत्ता में नहीं, लेकिन और अन्य जो छोटे दल हैं उनके वायदे कितने सीरियसली लिए जा रहे हैं, या जो बड़े दल हैं उन्हीं के वायदों को सीरियसली लोग लेते हैं, या फिर एमएलए चेहरे पर ही ये चुनाव हो रहा होगा? ये इंटरेस्टिंग चीज है कि मैनिफेस्टो सबके तकरीबन एक बराबर है, थोड़ा माइनर चेंजेस इधर हैं जहाँ तक सोशल वेलफेयरिज्म जाता है। और अगर आपका डेवलपमेंट प्रोसेस जब डिलीवर नहीं कर पाता है जो लोग चाह रहे हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, तो फिर जब इलेक्शन टाइम में लोग, पार्टियां जब ऑफर करती हैं तो लोग कहते हैं क्यों नहीं लिया जाए, हम वोट अपनी मर्जी से देंगे पर क्यों नहीं लिया जाए। तो छोटी पार्टियां भी, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, छोटी पार्टियां इस बार हरियाणा में फैक्टर नहीं होने जा रही। अगर मोटा मोटा कहा जाए, जो कि मुझे जो कहते हैं बीजेपी का इंटरनल सर्वे है और लोगों की एक असेसमेंट है, वो है कि कांग्रेस को रफली 60 सीट्स, बीजेपी को रफली 20 सीट, और बाकी पार्टियां और इंडिपेंडेंस रिमेनिंग 10 को डिवाइड करेंगी। आज जो बहुत लोगों से सुनने में आया और पार्टी से मोटा मोटा लबोलवाब यही था। तो छोटी पार्टियों का रोल इस बार बाइपोलर इलेक्शन दिख रहा है एसेंशियली हरियाणा में। छोटी पार्टियों का रोल वो नहीं है जो शायद लास्ट टाइम जिस तरह से किंग मेकर के रूप में जेजेपी उभरी और मेजॉरिटी नहीं थी भाजपा के पास, तो वो शायद इस बार नहीं होगा। बिल्कुल। संजय जी, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स, जिस तरह से नीरजा जी ने तो 60, 20 और 10 दे दिया है, आपका क्या इस समय असेसमेंट? नहीं, मेरा असेसमेंट बहुत साफ है कि कांग्रेस बहुत आगे है। बहुत आगे का मतलब कोई मुकाबला दिखाई नहीं पड़ता चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। 60 मुझे लगता है कि थोड़ा अपर लिमिट, अपर एंड की तरफ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद ये 52-54 से लेके 58 के बीच में कांग्रेस सिमट सकती है, एक अनुमान है इस वक्त। और बीजेपी के पास तकरीबन 24 से 26-28 सीटें हो सकती हैं। और बाकी जैसे नीरजा जी ने भी कहा, अदर्स की एक बड़ी अहम भूमिका इस बार हरियाणा के चुनाव में
दिखाई नहीं पड़ती। हालांकि दो दो गठबंधन है और तमाम छोटी छोटी और पार्टियां और इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीरजा जी और संजय जी जुड़ने के लिए और एक तरह से हरियाणा पर अपना आज असेसमेंट देने के लिए बायपोलर चुनाव यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। बहरहाल फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अन्य खबरों का रुख करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को जहरीली हवा के ऊपर लताड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि राजधानी में प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपाय सुझाने और उन्हें अमल में लाने के लिए जो समिति बनाई गई है उसने पिछले 9 महीनों में सिर्फ 3 बैठकें की हैं, जिससे पता चलता है कि वो इस मामले में कितनी गंभीर है और इस मामले पर सिर्फ चर्चा हो रही है, कोई ठोस काम नहीं किया जा रहा है। तो इस मामले पर हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सख्त हो चला है और सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी अपनी जताई है। जस्टिस अभय एस ओक की इस बेंच ने साफ तौर पर कहा है कि CAQM ने यानी जो कमीशन वायु गुणवत्ता को लेकर बनाया गया है उसने 3 साल पहले एक आदेश जारी किया था और डायरेक्शन जारी किए थे, वो आज तक फॉलो नहीं किए गए। खुद जो कमीशन है वो अपने आदेशों को, अपने निर्देशों को लागू नहीं करा पाया। पंजाब और हरियाणा पर भी बड़े सवाल उठाए हैं और कहा है कि आखिरकार जो पराली जलाने वाले हैं, उल्लंघन करने वाले हैं और जो ये उल्लंघन रोकने वाले अफसर हैं उन पर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, सिर्फ मामूली जुर्माना क्यों लगाया गया, ऐसे लोगों पर दंड के प्रावधान क्यों नहीं लगाए गए। जब तक दंड नहीं दिया जाएगा तब तक लोगों में भय नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और ख़ास तौर पर केंद्र सरकार से पूछा है कि जो CAQM जो है उसमें जो 2 NGO को रखना था वो अब तक क्यों नहीं रखे गए हैं। इसके अलावा जो एक्सपर्ट रखे जाने थे, विशेषज्ञ रखे जाने थे, वो क्यों नहीं रखे गए हैं। और जो यहाँ पर IAS और दूसरे अफसर जो IPS और दूसरे अफसर जो रखे गए थे वो मीटिंग में भाग क्यों नहीं लेते हैं। ये बड़े सवाल यहाँ पर उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहस और चर्चा और मीटिंग ये इनका दौर तो चल रहा है लेकिन ज़मीन पर कुछ भी बदलता नज़र नहीं आ रहा है। सब कुछ हवा में है, अपने ही आदेशों को लागू नहीं कर पा रहा है CAQM। ऐसे में या तो खुद कदम उठाएं वरना सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा सरकार से भी पूछा है कि मशीनें इस्तेमाल क्यों नहीं की जा रही हैं। केंद्र सरकार को भी कहा है कि फंड रिलीज़ करें। ये भी कहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो राजनीतिक लड़ाई है उसका वो हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को भी एक नया एफिडेविट दाखिल करने को कहा 1 हफ्ते में और अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस बार वो जो किसी भी कीमत पर इस मामले में नरमी नहीं बरतेगा। नई दिल्ली से कमलकांत के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। उधर कई राज्यों की जेलों में जाति आधारित भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। जातिगत आधार पर कैदियों के बीच शारीरिक कार्य का वितरण भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। कैदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार न करना औपनिवेशिक विरासत है। जेलों में बनाए गए इस नियम खत्म किया जाना चाहिए। जेल अधिकारियों को उनके साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। कैदियों के बीच जाति को अलावा आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इससे दुश्मनी पैदा होगी। यहाँ तक कि कैदी भी गरिमा के जीवन जीने का अधिकार रखते हैं। रूढ़िवादिता ऐसे भेदभाव को बढ़ावा दे सकती है। राज्य का सकारात्मक दायित्व है वो इसे रोके। आइए सुनते हैं वकील और फिर हमारे सहयोगी आशीष भार्गव इस पे दे रहे हैं जानकारी। बेसिकली सुकन्या जी ने बात ऑलरेडी कर ली है कि ये पिटिशन क्या था, क्या इश्यूज थे जो हम कोर्ट में लेके आए थे। बट आज इसका प्रोनाउंसमेंट हुआ, बहुत लंबा प्रोनाउंसमेंट हुआ, कुछ 40 मिनट्स तक का प्रोनाउंसमेंट हुआ और इसमें कोर्ट ने कुछ अहम मुद्दे कोर्ट लेके आया है। एक तो ये है कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस जो है प्रिजन मैनुअल्स के अंदर, इनको स्ट्राइक डाउन किया है कोर्ट ने। ये प्रोविजंस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की प्रोविजंस है और ये प्रोविजंस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिनोटिफाइड ट्राइब्स की प्रोविजंस है। ये प्रोविजंस कुछ ऐसी भी प्रोविजंस है जो कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन इनसाइड प्रिजन्स जो है उसको अलाउ कर रही है, उसको मैंडेट कर रही है।
तो इन सब प्रोविजंस को कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है। कोर्ट ने कहा है कि दीज आर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15, 17, 21 एंड 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुकन्या, किस तरह देखते हैं इस फैसले को, कितना क्या असर डालेगा ये फैसला जो है? ये फैसला जो हमने प्रेयर्स किए थे हमारे ये पेटिशन में, ये पेटिशन एक्चुअली एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के बेसिस पे किया गया था। पेटिशन में जो हमने प्रेयर्स किए हैं वो प्रेयर्स सभी प्रेयर्स को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। जो जाति के बेस पे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जो कोर्ट्स में जो जेलों में चल रहे थे वो उनके जेल मैनुअल में लिखा गया था, और ये 75 इयर्स आफ्टर दी इंडिपेंडेंस टू आपके जेल के जो मैनुअल है उसमें वो बदलाव लाया नहीं गया था। सो कोर्ट हैज़ लाइक नाउ एक्चुअली ऑर्डर्ड कि वो जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है उसको आप तुरंत उसको आप स्ट्राइक डाउन करें, और 3 महीने में उन्हें कंप्लायंस के लिए मांगा है। कोर्ट में बोला है कि कंप्लायंस करके हर एक स्टेट ने अपना रिस्पॉन्स दे। आपने कहा कि 11 स्टेट्स है, तो हमारे इनिशियल पेटिशन में हमने 11 स्टेट्स का मेंशन किया था, बाद में वो पेटिशन एक्सपैंड होकर वी ऑलमोस्ट लाइक हैव मेंशन 20 डिफरेंट स्टेट्स, और ये सभी जगह पे जो प्रैक्टिसेस जो चल रहे हैं उसको हम लोगों ने कोर्ट में मैनुअल में जो प्रैक्टिसेस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है वो हमने लाया। फिर हमने प्रिजनर्स की टेस्टिमनीज लाई है जहाँ पे प्रिजन मैनुअल में शायद वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं मेंशन हो, लेकिन प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। तो हमने किस तरह की प्रैक्टिसेस हैं? अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से बहुत क्रिएटिव वे से ये प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं। कई अगर जैसे वेस्ट बंगाल में अगर मेंशन होता है चांडाल कम्युनिटी का जो शेड्यूल कास्ट है, मैतर समाज का होता है मेंशन एमपी में, राजस्थान में, फिर यूपी में, और ये कहा जाता है कि ये समाज के जो लोग हैं वो लोग क्लीनिंग का काम करेंगे, स्वीपिंग का काम करेंगे, मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करेंगे। वो लोग बार्बर, नाई समाज का है तो वो सिर्फ हेयर कटिंग का या फिर शेविंग का काम करेगा। लेकिन जब वो उनके साथ में अगर बोलता है कि ये समाज के लोग ये प्रैक्टिसेस करेंगे, साथ में ये भी कहता है कि जो ब्राह्मण समाज का है वो जाकर वो किचन में काम संभालेगा। अभी वो ब्राह्मण समाज अगर उनका ये अंडरस्टैंडिंग, उसके पीछे रैशनल ये है कि अगर वो मेहतर समाज का है तो शायद वो सफाई का काम बाहर कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग अंदर काम दे रहे हैं। लेकिन वो ब्राह्मण समाज का बाहर कुकिंग का काम कर रहा है क्या नहीं, यानी वी नो कि लाइक दिस इज सिर्फ जाति के आधार पर, उसके ये नहीं पता कि वो काम जानता है या नहीं जानता। बिल्कुल। लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ प्रिजनर्स के साथ नहीं कर रहे हैं, प्रिजन में जो प्रिजन ऑफिशियल्स है उनको भी वो उनकी जाति के आधार पे उनको असाइन किया जा रहा है काम। सो ये इट्स अ रैम्पेंट प्रैक्टिस और वो अक्रॉस प्रिजन चल रहा है। तो ये सब चीज़ों को हमने कोर्ट में लाया, एंड कोर्ट हैज लाइक फॉर्चुनेटली हैज लाइक टेकन नोट ऑफ एवरी एस्पेक्ट दैट वी हैड मेंशन, और ये पिटीशन आज डिस्पोज ऑफ हुआ है। लेकिन ये कोर्ट ने इस पिटीशन को भी ओपन रखा है इन अ फॉर्म ऑफ अ सुओ मोटो। हाँ। अब बात जेवर एयरपोर्ट की। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पहली उड़ान की तारीख सामने आ गई है। नोएडा के जेवर में बन रहे हवाई अड्डे के बन जाने से क्या होगा फ़ायदा, कब से विमान सेवा शुरू होगी, देखिए हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की ये खास रिपोर्ट। कुछ ऐसा ही नज़ारा कुछ दिनों बाद दिखेगा जेवर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। हवाई अड्डे का ज़्यादातर काम पूरा हो चुका है। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगले साल अप्रैल महीने में शुरू कर दिया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत ये होगी कि 17 अप्रैल से जब इसकी शुरुआत होगी तो न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का भी परिचालन यहाँ से शुरू हो जाएगा। आमतौर पर एयरपोर्ट्स की शुरुआत जब होती है तो पहले डोमेस्टिक फ़्लाइट्स उड़ती हैं और उसके बाद इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू की जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने आज हमको एक पत्र पहले भेजा था, एक सप्ताह पहले, कि फ़्लाइट शेड्यूलिंग के लिए और जो अलग अलग माइलस्टोन्स हैं उनके लिए डेट फाइनल कर लिया जाए। तो उसके लिए आज बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग थे, यापल के लोग थे, इंडिपेंडेंट इंजीनियर थे और DGCA के लोग थे। ये बैठक हमने आज दिन में की। यह भी ये फाइनल हो गया कि पहले दिन ही एक अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट कम से कम या एक से ज़्यादा और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी काफ़ी सारी शुरू होंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय भी शुरू होगी फ़्लाइट और डोमेस्टिक भी शुरू होगी। एयरपोर्ट से जुड़े अलग अलग विभागों ने एक बैठक कर कुछ अहम फैसले लिए, जिनके हिसाब से एयरपोर्ट की शुरुआत 17 अप्रैल 2025 से होगी। टिकटों की बिक्री फरवरी में शुरू हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का टिकट 90 दिन पहले और घरेलू विमान सेवा के टिकट 1.5 महीने पहले बुक किए जा सकेंगे। ट्रायल नवंबर के आखिरी हफ्ते और दिसंबर के पहले हफ्ते में होंगे। शुरुआत में एक दिन में 60 से ज़्यादा विमानों की आवाजाही हो सकेगी।
नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बनाने पर अनुमानित लागत 10,000 करोड़ से ज्यादा की आई है। एयरपोर्ट 1300 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर बन रहा है। अनुमान है कि इसकी सालाना क्षमता 1.25 करोड़ यात्रियों की होगी। इसके शुरू हो जाने से दिल्ली हवाई अड्डे का लोड काफी कम हो जाएगा। एयरपोर्ट को मेट्रो लाइन से भी जोड़ा जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से न सिर्फ नोएडा और गाजियाबाद में रहने वाले लोगों बल्कि दिल्ली की भी एक आबादी को एयरपोर्ट पहुंचना आसान हो जाएगा। साथ ही इस एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी भार काफ़ी कम हो जाएगा। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बीजेपी सरकार के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। प्रदेश में वर्तमान में 11 एयरपोर्ट हमारे कार्यरत हैं और 10 एयरपोर्ट पर हम लोग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील है और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी जनपद में जेवर में बन करके तैयार हो रहा है और इस वर्ष के अंत तक हम उसे बनाने का लक्ष्य रखते हैं। नोएडा में बन रहे इस एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर साल 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और सरकार ने लक्ष्य रखा था कि इसको रिकॉर्ड समय में बनाकर तैयार कर देंगे। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य हो जाएगा जिसके पास 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स होंगे। इससे न सिर्फ यात्रियों को सुविधा होगी बल्कि योगी सरकार के $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का लक्ष्य भी पूरा हो सकता है। नोएडा से अपने सहयोगी अरविंद उत्तम और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया। एम्बिट कैपिटल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के लिए अपनी सेल रेटिंग्स बरकरार रखी हैं, जिसमें कहा गया है कि रिलायंस ग्रुप के लिए कोई बदलाव का बिंदु नजर नहीं आ रहा है। ब्रोकरेज ने बिकवाली की रेटिंग को बरकरार रखते हुए शेयर का प्राइस अपने पिछले अनुमान 2,600 रुपये से बढ़ाकर 2,650 रुपये कर दिया है। टारगेट प्राइस 1 अक्टूबर को शेयर के क्लोजिंग प्राइस से 9.5% नीचे है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं NDTV प्रॉफिट के हमारे सहयोगी सजीत मंगत। जी, एम्बिट एक ब्रोकरेज है जिसने रिलायंस को सेल का रेटिंग दिया है और कंपनी का जो प्राइस टारगेट है वो 2,650 रुपये का सेट किया है। कंपनी का प्राइस आज के डेट में इससे ऊपर है। ब्रोकरेज के हिसाब से आज के डेट में कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है कंपनी के सामने और ये जो काफ़ी सेक्टोरल स्पेशलिस्ट है, जैसे कि रिटेल में हो या फिर टेलीकॉम में हो या कोई और सेक्टर में हो, वो उसके मुकाबले पीछे है, स्पेशली रिटेल सेक्टर में जहां पर रिलायंस का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। रिलायंस रिटेल कंट्री का सबसे बड़ा रिटेल कंपनी है और उसके जो मेट्रिक्स हैं वो बाकी रिटेल कंपनियों से पीछे हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा ब्रोकरेज ये भी कह रही है कि एक कंफ्यूजन है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेके, जिस तरह से कंपनीज को रिस्ट्रक्चर करेगी आगे जाके या उस कंपनीज को इसकी जो रिटेल है और जो टेलीकॉम आर्म है उसको वो लिस्ट करेगी या फिर इसको अलग से IPO लेकर आएगी, उस पर एक कंफ्यूजन है अभी। और जो इसका जो नया बिजनेस जो इसने चालू किया है न्यू एनर्जी का, वो न्यू एनर्जी का बिजनेस भी लगभग 1 साल से डिले भी चल रहा है। ये कंपनी ये भी बोलती है कि जियो का जो मार्केट डेप्थ है वो भी थोड़ा सा कम है और इसके जो टारगेट्स उसने सेट किए थे लास्ट 2-3 साल में, ये उस सारे टारगेट्स को कम कर रहा है क्योंकि वो उस टारगेट्स को मीट कर नहीं पा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।